नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे और आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट स्टोरी। आज की स्टोरी का जो विषय है वो पूरे देश में आज बहुत अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर और दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि को लेकर के एक बहुत विवादित बयान जो है उसकी बाढ़ आ गई है और वो जनता के बीच में तरह तरह के अपील के रूप में आई है। कल के दिन जो है वो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उनका एक बहुत बड़ा विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा कि पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो 16 तरह के संपत्तियां होने का आशीर्वाद देते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। स्टालिन कहते हैं कि अब समय यह आ गया है कि हम जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको कम से कम 16 बच्चे पैदा करने का आशीर्वाद दें। यानी साफ तौर पर एक सीएम के द्वारा इस पहले ही जनसंख्या के विस्फोट में गुजर रहे देश में एक एक दंपत्ति को 16-16 बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, अपील की जा रही है। ये बहुत ही अधिक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए भी है कि दक्षिण के एक और राज्य आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी कुछ समय पहले एक इसी तरह का विवादित बयान दिया था। अमरावती एक जगह है और वहां पर अमरावती की एक जनसभा में इन्होंने कहा था कि ये जरूरी है कि लोग 2 से अधिक ज्यादा बच्चा पैदा करें, हर दंपत्ति 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे। उनका पीछे उनका ये तर्क था क्योंकि भारत सरकार की जो राष्ट्रीय प्रजनन दर है वो 2.1 है और जबकि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके प्रजनन की दर 1.6 रह गई है। यानी उनका कहना है कि हम राष्ट्रीय प्रजनन दर से कम संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसा होगा तो आने वाले समय में गांव में तो सिर्फ बुजुर्ग ही बचेंगे, सब लोग शहर चले जाएंगे और 2047 तक पूरे दक्षिण भारत में सिर्फ बुजुर्ग बचेंगे। हालांकि चंद्रबाबू नायडू का ये जो कथन है वो बिना मस्तिष्क का उपयोग दिए गए और गैर जिम्मेदाराना कथन है। न केवल उनका बल्कि स्टालिन का ऐसा कहना भी ऐसा लग रहा है कि देश और इस दुनिया की उनको चिंता नहीं है और अपने नीतिगत या व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी ये बयान दिया जा रहा है और चूंकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिया गया बयान बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम इस पूरे की समीक्षा करेंगे। पहले ये जाने हम कि चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन ने यह बयान क्यों दिया। चंद्रबाबू नायडू का और बाद में स्टालिन का बयान जो है वो इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि भारत में लोकसभा सीटों को बढ़ाने की कवायद चल रही है और 2026 से परिसीमन के संदर्भ में एक नए तरह की ड्राइव शुरू होगी पूरे देश में, जिससे लोकसभा की सीटों की अब नए सिरे से संख्या का पुनर्निर्धारण होगा। और ये जो परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो वर्ष 2026 से शुरू होगी और ये उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2029 या उसके पहले खत्म हो जाए, ताकि 2029 का जो आम चुनाव है उसमें एक अंदाज है कि 78 से अधिक बढ़ी हुई सीटों के साथ लोकसभा का चुनाव हो। लाजमी है कि लोगों ने यह अंदाज लगा लिया है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या होगा, तो जनसंख्या के आधार पर 78 जो बढ़ी हुई सीटें लोकसभा में मिलेंगी उसमें से अधिकांश सीटें उत्तर भारतीय राज्यों को मिलेंगी। यानी दक्षिण भारत में चूंकि जनसंख्या का प्रतिशत या प्रजनन की दर कम है, इसीलिए दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह जोर और अपील है कि जनसंख्या बढ़ाइए वरना हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम होगा। आपको बताना यह बहुत आवश्यक है कि भारत में लोकसभा की सीटों में जनसंख्या और वोटरों की संख्या में पहले ही बहुत अधिक विभिन्नता है और बहुत ज्यादा जो है वो असमंजस की स्थिति है और ये पहले से ही विवाद का विषय रहा है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, चेन्नई नॉर्थ में लोकसभा सीट की संख्या 18 लाख है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में यह संख्या 59 लाख से अधिक है। यानी कि यदि आप चेन्नई नॉर्थ की लोकसभा सीटों की संख्या देखें और उसकी तुलना इलाहाबाद में लोकसभा सीट पर जो जनसंख्या उसको देखें तो दोनों की सीटों की जनसंख्या में 3 गुने से ज्यादा का फर्क है। ये बहुत अपने आप में विचित्र है, लेकिन यही सत्य है। एक और उदाहरण देखिए, लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। यहां पर जनसंख्या मात्र 49,000 है, 49,000, जबकि इसके विपरीत देश के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मलकाजगिरी तेलंगाना में वोटरों की संख्या 31 लाख से अधिक है, 31.8 लाख से अधिक होती है। अब इतना बड़ा अंतर कि कहां लक्षद्वीप में संख्या जो है वो 49,000 मात्र है और कहां पर मलकाजगिरी में वोटरों की संख्या है तो वो 31 लाख से ज्यादा है। इतनी विभिन्नता होते हुए बहुत सारे विवाद और बहुत सारी चीजें तो पहले से इस देश में विद्यमान थी। विषमताओं के अलावा भी
जो 2011 की जनगणना और उसके बाद की जनगणना के अनुमानों का अंदाज लगाया गया, उससे यह पता चल रहा है उत्तर भारत के जो राज्य हैं, प्रमुख राज्य हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इनमें प्रजनन की दर 2.98 तक है, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रजनन दर कितनी है, वो है 2.1। यानी जो राष्ट्रीय प्रजनन दर है उससे उत्तर भारत के राज्यों में प्रजनन की दर बहुत ज्यादा है, किंतु इसके विपरीत जो साउथ के राज्य हैं, साउथ के राज्यों में प्रजनन की दर जो है वो 1.6 से 1.8 तक ही है। बिल्कुल ये अपने आप में स्पष्ट और तथ्यात्मक बात है कि दक्षिण के जो राज्य हैं, उन दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या जो है वो लिमिट हो गई है। जनसंख्या के अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या में प्रजनन की जो दर है उससे वो लोग काफी कम में संतुलित में रह रहे हैं। संभवतः यही तो कारण है कि दक्षिण भारत में जो लोग हैं वो ज्यादा संपन्न हैं, दक्षिण भारत के लोग जो बहुत ज्यादा सुशिक्षित हैं और उनकी उन्नति उत्तर भारतीयों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए दक्षिण के राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, वो नीतिगत स्वार्थ से अधिक कुछ नहीं है कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ाइए। यदि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ गई और बेसिर पैर की इस तरह की बातों पर अमल किया गया तो उत्तर और दक्षिण भारत में गरीबी में, अशिक्षा के अंदर कोई अंतर नहीं रह पाएगा, जो कि एक बेमतलब की बात होगी। ये विवादास्पद तथ्य यह है कि लोकसभा की सीटों की संख्या निश्चित करने के लिए किए जा रहे परिसीमन का आधार जनसंख्या को रखा गया है, और इस जनसंख्या का आधार नहीं रखा जाता तो संभवतः इस सब विवाद नहीं होता। और इसीलिए अनुमान है कि परिसीमन के बाद बढ़ी हुई जो 78 लगभग सीटें हैं, उसमें से ज्यादा सीटें उत्तर भारत को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उसके आधार पर लोकसभा की सीटों का बंटवारा होगा। आधार जनसंख्या है, इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये जो आपस में कंपटीशन है नॉर्थ वर्सेस साउथ का, जनसंख्या वर्सेस जनसंख्या का, यदि परिसीमन का आधार जनसंख्या रखा जाएगा ये विवाद कभी खत्म नहीं होगा और देश एक उल्टी दिशा में चल निकलेगा। हर प्रदेश के लोग ये चाहेंगे कि उनके यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो ताकि उनको ज्यादा लोकसभा की सीटों का प्रतिनिधित्व मिले, चाहे देश इस दुनिया से कहीं भी चले जाए, भाड़ में चले जाए और हमारा विकास हो या हम विकासहीन बने रहें, लेकिन यहां तो सब पूरी गंगा जो है उल्टी बहाने का प्रयास किया जा रहा है। बात यह है कि इन नेताओं की जो स्वार्थगत जो चिंताएं हैं, उसके अलावा देश भर में हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय हैं उनके तमाम तरह के जो नेता हैं, चाहे वो हिंदू परस्त मानसिकता के लोग हों या मुस्लिम परस्त मानसिकता के जो लोग होते हैं, इनके नेता भी मूर्खतावश जब तक अपनी अपनी कम्युनिटी की जनसंख्या बढ़ाने की अपील करते रहते हैं। इस पूरी घटना के जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं, जो पूरे वैश्विक घटनाक्रम पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यह एक बिल्कुल स्थापित सत्य है कि पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है, अब हम आप सब लोग वाकिफ हैं कि ये पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और ग्लोबल वार्मिंग जो औद्योगिकीकरण हुआ है वहां से अभी तक ग्लोबल वार्मिंग 1% से अधिक बढ़ चुकी है, यानी इस पूरी पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ चुका है। और इस पृथ्वी पर यदि 2050 तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ जाता है ताप, इस पृथ्वी को महाप्रलय से कोई नहीं रोक सकता। जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या क्या हो सकता है। इतना टेम्परेचर बढ़ने मात्र से अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देशों में बहुत भयंकर गर्मी आएगी और वो गर्मी जो है 50 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को ला देगी। पूरे पृथ्वी के इतिहास में भारत में 2023 का वर्ष सबसे गर्म था। गर्म होने के कारण भारत में 2-3 राज्यों में, जैसे आपने सुना होगा चुरू राजस्थान का जो क्षेत्र है और दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहां पर टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से ऊपर निकल गया था। लेकिन यदि ये टेम्परेचर, ये ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर का मान 1 डिग्री बढ़ता है तो भारत के बहुत सारे शहरों में और अफ्रीका में तो अधिकांश शहरों में ये टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाएगा। आप जानते हैं 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने का मतलब है बहुत सारे जीव जंतुओं का समाप्त हो जाना। स्पेशली वो लोग जो हैं जो गरीब मुल्कों में रहते हैं, जिनके पास एसी या इत्यादि साधन नहीं है, जहां पर बहुत जंगलात नहीं है, इसका मतलब है वहां पर भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी, वहां पर पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उनका मतलब उनके अंदर असामान्य बहुत सारा जो इन्वायरमेंटल जो परेशानियां हैं वो अपने आप पैदा हो जाती हैं। यदि ऐसा होता है कि वैश्विक तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होती है तो महासागरों का तापमान बढ़ जाएगा और चूंकि 71% हमारे चारों तरफ जल है, इन महासागरों में जो टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके अंदर रहने वाले जलीय जीव जंतु हैं
एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं, और उनके अंदर की लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी। ग्लेशियर के पिघलने से यदि सी लेवल बढ़ता है तो मालदीव जैसे जो आइलैंड्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे, बांग्लादेश का अस्तित्व लगभग खत्म हो जाएगा, बैंकॉक वो जो पूरा शहर है वो समाप्त हो जाएगा, पानी के अंदर जलमग्न हो जाएगा। भारत के जो तटीय जो तट के अंदर रहने वाले जो शहर हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर चेन्नई हो, ये भी लगभग समाप्त हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। तो सवाल यह है मित्रों कि अब इन पूरे डिजास्टर्स को रोकने के उपाय क्या हैं। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान जो बड़े बड़े हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या आपने सुना होगा UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय शोध जो मैगजीन्स हैं। एक बहुत जानी मानी मैगजीन है लैंसेट, और दूसरी मैगजीन जो है आपने देखा होगा नेचर। एक बहुत ही जानी मानी मैगजीन है, उसका नाम है इन्वायरमेंट रिसर्च लेटर्स। इन सब की रिपोर्ट अपने आप में कुछ कंक्लूड करती है। इन सब संस्थानों की या रिसर्च मैगजीन्स जो हैं वो अपने आप में एक निष्कर्ष देती हैं। उन सब का निष्कर्ष एक ही लाइन में निचोड़ में रहता है। वो कहते हैं कि यदि ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो आपको जनसंख्या वृद्धि को रोकना होगा। यदि आप जनसंख्या वृद्धि रोक लेते हैं तो ही ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी, वरना कोई कारण नहीं है कि छोटे मोटे उपाय करके आप चाहें कि ग्लोबल वार्मिंग को रोक लें, तो वो कतई संभव नहीं है। इस पूरी टेबल को ध्यान से देखिए, उससे आपको एक इन्फरेंस निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है। क्या वो इस बात का इन्फरेंस है कि यदि आप वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं या क्लाइमेट चेंज को का मिटिगेशन चाहते हैं तो आपको एक बच्चा कम पैदा करना पड़ेगा। 58.6% तक ग्लोबल वार्मिंग रोकी जा सकती है। ये बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग फैक्ट है, और इसको हमको सब लोगों तक, सारे जन तक पहुंचाना है, सारी दुनिया तक पहुंचाना होगा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इस पूरे विषय पर बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत ही सेंसिटिवली जो है इस पर विचार करना पड़ेगा। वरना जब हम 2050 तक बचेंगे ही नहीं, 2050 में अधिकांश भारतीय शहर ही नहीं बचेंगे, तो हम इन लोकसभा की सीटों को या इनके परिसीमन को लेके क्या करेंगे। जहां तक दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता है, उसके लिए एक बहुत सटीक हल है कि उसके पीछे जो है वो परिसीमन का आधार जनसंख्या नहीं होना चाहिए। यदि आप परिसीमन के लिए जनसंख्या का आधार कराएंगे तो ये जो विवाद है वो चलते रहेगा। होना तो उल्टा चाहिए। हमारा तो सुझाव एक ये है कि भारत सरकार को चाहिए कि दक्षिण के राज्यों की चिंता को कॉग्निजेंस में लिया जाए और उत्तर भारत के राज्यों में एक लॉन्ग टर्म एक डिक्लेरेशन भेजा जाए, और ये पूरा एक ऑफिशियल नोटिस जाना चाहिए कि आगे आने वाले 10 सालों में आप अपनी जनसंख्या को इस तरह से बैलेंस करें। वरना जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, जो व्यक्ति चुनाव में प्रत्याशी बनना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वहां पर 2 से अधिक जनसंख्या घर में नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।